हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अफ्राइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। आज है जिसका लेक्चर नंबर 8 और आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर बेटा इस चैप्टर के। तो जो भी क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे, ठीक है, उनको समझने के लिए आप एक काम कीजिए। सबसे पहले आप अपनी बुक जो एनसीईआरटी की है उसको आप निकाल लीजिए, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगा प्रश्न, तो उसमें सबके आंसर तो मैं नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के आंसर हम पहले ही जब हमने चैप्टर पढ़ा है कर चुके, और मोस्टली मैं यही कहूँगा कि हम 100% ही कर चुके होंगे। बस आपको मुझे समझाना होगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या लिखना है, किस तरह से चीज़ों को करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। निकाल ली होगी उम्मीद करता हूँ आपने बुक। तो पेज नंबर 105 निकाल लीजिए आप। ठीक है, पेज नंबर 105। तो पेज नंबर 105 पे प्रश्न जो है वो देखिए आप। पहला प्रश्न क्या है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। बेटा इसको हमने जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का बनाया है उसमें बहुत अच्छे से इस प्रश्न को क्लियर किया है। ठीक है, देखो हम क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं और हमारा जो है पूरा शरीर जो है वो वायु के संपर्क में नहीं रहता है, इसीलिए हमें अंदर विषण द्वारा श्वसन नहीं हो सकता है। लेकिन एक कोश के जीवों का रहता है, उनमें हो जाता है। अगर हमसे एक कोश के पूछता तो हम बता सकते थे। ठीक है, अब कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे, यह प्रश्न आपका दूसरा है। तो बेटा प्रश्न पहला हो गया। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो कोई देखो, एक तो वो गति करे, वृद्धि करे, श्वसन, ठीक है, उत्सर्जन, वहन, संवहन, ये चीज़ें अगर उसके अंदर हो रही हैं और जनन कर रहा है, मृत्यु हो रही है, तो ये इनके आधार पे हम कह सकते हैं वो क्या है, हैं? सजीव है। ठीक है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। बेटा देखो कोई भी जीव है, मैंने आपको बताया था, कार्बन आधारित कच्ची सामग्रियों का उपयोग करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पौधों की अगर हम बात कर ले, जैसे पौधे क्या हैं, कच्ची सामग्री के रूप में किस किस को प्रयोग में ले रहे हैं भाई। अगर पौधों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जल ले रहे हैं वो, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल पत्तियों में, तो ये पौधों के लिए एक अच्छी सामग्री हो जाएगा। ये जनरली आप कार्बन आधारित अणुओं को लिख दीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। बेटा जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो भी आते हैं, श्वसन हो गया, संवहन हो गया, उत्सर्जन, पोषण, ठीक है, ये सभी क्या हैं, आवश्यक हैं अनुरक्षण के लिए। तो सारी चीज़ें आपको बेटा करनी है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका हो गया। कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 4 हैं। चारों क्वेश्चन इस पेज के हमारे हो चुके हैं। ठीक है, पहला हमारा था बहुकोशिकीय वाला, और दूसरा है सजीव वाला, तीसरा है कच्ची सामग्री, और चौथा जैव प्रक्रम, मतलब अनुरक्षण के लिए कौन से प्रक्रम आवश्यक हैं। तो सिंपली आप सारी चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, तो ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट बेटा है पेज नंबर 111 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 111। देखो ये वीडियो बनाने की नीड, आप बोलोगे सर आप तो क्वेश्चनों को पूरा एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हो। बेटा इनको मैं बहुत अच्छे से कर चुका हूँ वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊँ, ये क्वेश्चन है तो इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को क्वेश्चन से तो पढ़ लेते हैं, फिर उनको आंसर समझ नहीं आते हैं। ठीक है, पेपर में ऐसा ही होता है, हमने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन अब प्रश्न किस तरह से दे रखा है हमें और उसका आंसर किस तरह से लिखना है, ठीक है, उत्तर, तो वो समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। पेज नंबर 111 पे पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। देखो स्वपोषी पोषण में जो होता है, इसमें क्या करते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का उपयोग करके पेड़ पौधे क्या अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और उधर ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो सीधे डायरेक्ट ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो जीव होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और आप क्या कह लो, सूर्य का प्रकाश, कुल मिला के स्वपोषी जीव। ठीक है, जो पूरा हम प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनाते हैं, और इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप भाई, हरे पेड़ पौधे हो गया, ठीक है, शैवाल हो गया, ठीक है,
ये चीज़ आप लिख सकते हो, और दूसरी तरफ जीव जंतु जो भी है। क्लियर। बाकी आप इसको देख लीजिए, विषमपोषी और समपोषी पोषण अपने बहुत डिटेल में करा रखा है। ठीक, इसके बाद है बेटा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। बेटा ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। तो इसका आपका प्रश्न आपका हो गया एक। इसका प्रश्न नंबर दूसरा देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर जल की बात करें बेटा तो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं जल, आपको पता ही होगा कहाँ से, जमीन से प्राप्त करते हैं ना। ठीक, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता ही है हमें, बाकी क्लोरोफिल पत्तियों में होता ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इसी पेज पर, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बेटा आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, और यहीं पे क्या कर, अच्छा अम्लीय बनाने का केवरण ना हो जैसे अधपचय भोजन का, ये भी होता है। और दूसरा आप ध्यान रखो ये हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। तीसरा ये प्रोटीन के पाचक जो एंजाइम है पेप्सिन, उसकी प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो ये चीज़ अगर आप लिख दोगे तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये मैंने करा रखा है, ठीक है। आप नोट्स को बनाते रहे ना, नोट्स बनाओगे तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम क्या करते हैं, ये भोजन को पचाने की क्रिया दर बढ़ा देते हैं। कुल मिला के जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, ये प्रश्न नंबर आपका चौथा और ये है 5वां बेटा। पचे हुए भोजन को, बेटा छोटी आंत के अंदर क्या होता है कि उंगली नुमा संरचनाएं होती है, उनको हम क्या कहते हैं दीर्घ। वो क्या करती है, पचे हुए भोजन को अवशोषण करती है और उनमें बहुत सारी रक्तवाहिकाएं होती है, जो रक्तवाहिकाएं क्या करती हैं, वो लगातार जो पचा हुआ भोजन है उसको शरीर में पहुंचाती रहती है, मतलब पूरे शरीर में जाता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन का आंसर नोट्स में भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। नेक्स्ट पेज, अब जो प्रश्न है बेटा पेज नंबर 116। ठीक, पेज नंबर 116 पर पहला प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की, देखो ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव से स्थलीय जीव क्यों लाभप्रद है। देखो कुल मिला के बात यहाँ पे आके टिकती है, जो स्थलीय जीव हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं बेटा। ठीक है, और जो जलीय जीव हैं वो किससे ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जलीय जीव ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं किससे, जल से। ऑक्सीजन की मात्रा किस में अधिक है, वायुमंडल में या जल में, वायुमंडल में अधिक है। ठीक है, तो भाई कौन ज़्यादा लाभप्रद, किन को ज़्यादा फायदा होगा, वायुमंडल में रहने वाले मतलब स्थल पर रहने वाले जीवों को, और जल में कम है तो जो जल में जीव रहते हैं वो क्या करते हैं बेटा, बहुत तेजी से सांस लेते हैं, उनकी श्वसन दर बहुत तेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या हैं। तो देखो पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन ग्लूकोज का विखंडन वाला जो मैंने चार्ट बनवाया था, ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में बदलता है। फिर उसके ये पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में आपको क्या मिलता है, ईस्ट में होता है हमारी पेशी कोशिका में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा रखा है बहुत अच्छे से, एक बार इसको देख लेना है। और इम्पोर्टेंट भी बताइए प्रश्न, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। बेटा मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की बात करें तो होता क्या है, जैसे हमने सांस ली तो सांस किस में जा रही है, फेफड़ों में जा रही है, फेफड़ों में यानी कूपिकाओं में जब जाएगी तो वहाँ पे क्या है, रक्तवाहिका भी है। और कूपिकाओं में जो हमने सांस ली उसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो कूपिकाओं पर ब्लड आ रहा है उसमें कम है, तो जो ऑक्सीजन है वो उस ब्लड में विसरित हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में घुलनशील होती है, तो वो प्लाज्मा के थ्रू क्या होती है, वहाँ तक आती है। ठीक है, कहाँ तक, कूपिकाओं तक। और फिर कूपिकाओं में वो चलिए यानी ऑक्सीजन जाती है उधर ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस में आती है, कूपिकाओं। तो ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में पहुँच जाती है। तो ये है, बाकी आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 122 है, इस पे हमारे 3 ही प्रश्न थे। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो गया, 1 2 3। चौथा प्रश्न और है बेटा, गैसों के विनिमय के लिए मानव उपपश में अधिकतम क्षेत्रफल कैसे विकल्पित किया गया है। तो बेटा गैसों के विनिमय के लिए जो अगर हम बात करें तो फुफ्फुस यानी फेफड़ों में क्या है ना, कूपिकाएँ होती हैं, तो बहुत सारी कूपिकाएँ होती हैं और इनका क्षेत्रफल इतना अधिक होता है कि अगर इनको आप काट काट के फैला दो, यानी गुब्बारे जैसी, कूपिका कहते किसे हैं, एक बार रिवाइज मैं करा देता हूँ। तो जैसे श्वसन नली है बेटा, ठीक है, श्वसन नली किस में बढ़ जाती है, 2 श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, और श्वसनिकाएँ फिर फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी नलियों में बढ़ जाती हैं, इनको हम श्वसनी कहते हैं। और ये जो किस में बढ़ती हैं, गुब्बारे नुमा
संरचनाओं में खुलते हैं। इन गुब्बारेनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। अब यही जो है अधिकतम क्षेत्रफल गैसों के विनिमय के लिए उपलब्ध कराती हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है और इनका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा होता है। इनको अगर आप काट काट के फैला दें ज़मीन पे तो क्या होगा, ये लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कवर करती है। 80 वर्ग मीटर का मतलब हो गया बेटा 8 बाई, आप ऐसे कर लो 10, 8 बाई 10 ऐसे कर लो, है ना, 8 ऐसे 10 ऐसे, कुल मिला के मीटर में 8 मीटर ऐसे हो गया और 10 मीटर ऐसे मान लो, कैसे भी मान लो 8 बाई 10 का ही करना है। अब 10 बाई 8 कर लो, 8 बाई 10, कुल मिला के 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल ये घेर लेती है। तो कितना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो ये, और फिर इनमें रक्तवाहिकाएँ होती हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन जो भी गैस आती है लगातार आती है जाती है, ये चलता रहता है। अब आ जाते हैं बेटा पेज नंबर 122 है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको समझ तो आ रहे हैं ना क्वेश्चन। देखो ये प्रश्न का सेशन केवल और केवल मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे आप प्रश्नों को समझ सकें, आंसर दे सकें। बाकी नोट्स में सारी चीज़ें हैं, लेकिन किस तरह से प्रश्नों के आंसर हमें समझने हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें आंसर आ रहा होता है लेकिन प्रश्न समझ ही नहीं आता, पूछ के आ रहा है और हम पेपर में नहीं करके आ पाते, तो इसलिए ये सेशन अपने रखा है बस। पेज नंबर 122 बेटा, पेज नंबर 122 पे देखेंगे तो प्रश्न जो है पहला, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से, इन घटकों के कार्य क्या है। तो वहन तंत्र के घटक बेटा रक्त वाहिनियां हैं, हृदय है, लसिका हो गया, रक्त हो गया, ये है वहन तंत्र के घटक और इनके कार्य हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। हृदय ब्लड को पंप करता है, रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है, 2 प्रकार की होती है, धमनियाँ और सिराएँ, रक्त आरबीसी होता है और वाइट वीसी प्लेटलेट्स, ठीक है। इन सब के काम हमने पढ़े थे और साथ ही में लसिका के बारे में भी हमने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन तथा वे ऑक्सीजन रक्त को अलग करना क्यों आवश्यक है बेटा। स्तनधारी और जो पक्षी होते हैं, ठीक है, और जो जीव जंतु हैं वो समतापी प्राणी हैं। ये कैसे प्राणी हैं, समतापी। अच्छा, एक प्रश्न आपका पहला मैंने बता दिया, दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको। जो स्तनधारी पक्षी जंतु ये सब क्या है, समतापी प्राणी। और समतापी प्राणियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दोनों अगर आपस में अलग नहीं होंगे, मतलब मिल जाएंगे, तो भाई मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो रही है उधर, तो फिर होगा क्या, ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो शरीर का टेम्परेचर उतना नहीं हो पाएगा, वो बीमार पड़ेंगे और अंततः धीमे धीमे वो स्टेज आ जाएगी, वो निकल लेंगे, ठीक है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं बेटा। वहन तंत्र के घटक क्या हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा जल का वहन होता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का होता है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है बेटा। पादप में जल और खनिज लवण का वहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। देखो होता क्या है, जाइलम जैसे मान लो ये पौधा है हमारा कोई, ठीक है, ऐसे मान लो ये पौधा है। अब इसमें ये जाइलम है, ठीक है, क्योंकि और ये इसकी जड़ें हैं। होता क्या बेटा, पौधे में देखो ये पौधा किसके संपर्क में रहा है, मिट्टी के। मिट्टी में क्या है, जल है, तो इनमें आयन की सांद्रता यहाँ पे क्या होता है, अधिक हो जाती है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आयन की सांद्रता मान लो आपकी अधिक है, किस में, जब संपर्क में रहेगा तो ज़मीन में आयन की सांद्रता अधिक रहेगी, ठीक है, और ऊपर कम है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जैसे एक जगह कम है, एक जगह आयन की सांद्रता, या फिर ऐसे मान लो आप यहाँ पे नॉर्मली समझ लो, यहाँ पे जल की मात्रा कम है इधर, और यहाँ पृथ्वी पे यानी भूमि में जल की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से जल बेटा ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक ठाक जल हो गया, अब यहाँ पे नहीं है तो ये ऊपर चढ़ेगा। इसके लिए अच्छा प्रेशर कहाँ से मिलता है, तो देखो ये पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो पौधे जल को वाष्पित करते हैं, तो पौधा पत्तियों द्वारा क्या हो रहा है, जल वाष्पित हो रहा है बेटा। वाष्पित होगा तो वहाँ पे यहाँ से लगातार निकल रहा है, तो दाब ये ऊपर खींचता भी है इसको, ठीक है। तो जाइलम के द्वारा जल क्या है, ऊपर चढ़ता जाता है पौधों के सभी ऊपरी भागों में, ठीक है। ऊपर मुखी होता है इसका, ऐसा नहीं होता ऊपर नीचे दोनों तरफ नहीं होता, ठीक है। हम फ्लोएम में ऐसा होता है, हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं इसको। तो जाइलम के द्वारा जल धीमे धीमे स्तंभ बनते हैं ये जल के, और ये ऊपर चढ़ता जाता है। और मदद कहाँ से मिलती है, पौधे क्या है कि जो पत्तियां हैं वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कर रही है, तो ऊपर को फिर इसको चूसती हैं, ठीक है। मतलब एक प्रेशर एक तरह से ऊपर की तरफ लगता है, और ये नीचे विषण द्वारा, जैसे ऊपर कम है तो ये धीरे धीरे जाता रहता है। नेक्स्ट है पादप में भोजन का स्थानांतरण। बेटा अगर भोजन के स्थानांतरण की बात करें तो जो पत्तियां हैं, मान लो ये यहाँ पे पत्ती है कोई, ठीक है, ये पौधे के भाग हैं, शाखाएं जो भी हैं, तो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, और निर्माण के बाद जो भोजन है वो पौधों के सभी भागों में भेजा जाता है।
मतलब अधोमुखी और ऊपरमुखी दोनों भागों में, ऊपर नीचे सब जगह। तो इसका काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसके लिए फ्लोएम एटीपी के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करता है। तो यही आपको लिखना है बस। पेज नंबर 124 पे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पे आपके प्रश्न थे कौन कौन से थे? एक तो उच्च संगठित पादप में है। देखो पहला प्रश्न था बेटा, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? तो वो हमने समझा दिया आपको कैसे करना है। दूसरा है स्तनधारी वाला, ये भी हो गया। तीसरा प्रश्न था उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक जाइलम फ्लोएम में, ये भी। चौथा पादपों में जल का, जाइलम के बारे में बता दिया मैंने। पांचवा है पादपों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये चीजें अपन ने कर ली हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आप अगर चीज़ों को ध्यान से समझोगे और थोड़ा सा प्रयास करोगे बुक को पढ़ने का, तो मैं गारंटी देता हूँ बेटा आपका 90+% बड़े आराम से बन जाएगा। और आप बस रेगुलर वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। नहीं भी क्लियर होता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम जो ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे जैसे एडमिन को आप मैसेज कर सकते हो पर्सनली, ठीक है, तो वहाँ भी आप मेरे को बता सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपके लिए क्लास ले लेंगे ऑनलाइन अलग से, ठीक है, जिसमें आप और मैं क्या है ना बात कर सकेंगे, ठीक है। किसी ऐप पे देख लेंगे, बहुत सारे ऐप हैं जिन पे हम क्लास लेते हैं, ठीक। आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो उधर से अलग से क्लास ले लेंगे, जिससे आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट, पेज नंबर 124 है। पेज नंबर 124 पर प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न, पेज नंबर 124 निकालिए। पहला प्रश्न है ब्रह्माणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि। लेक्चर नंबर 7 में कराया बेटा अभी, ठीक है, कल ही कराया था, देख लीजिए एक बार। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करता है? प्रश्न दूसरा। देखो उत्सर्जी उत्पाद से अगर बात करें विधियों का, देखो एक तो वाष्पोत्सर्जन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है ना, और सॉरी रंध्रों से निकलता है, मतलब श्वसन वाली प्रोसेस में, और वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक्स्ट्रा जो जल होता है उसको, गोंद रेजिन वगैरह होता है वो पुराने जाइलम होते हैं उनमें स्टोर हो जाता है, और उनकी जैसे गोंद देखा होगा पौधों से बाहर निकलने लगता है अपने आप ही, ठीक है, गोंद। और कुछ जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो पत्तियों में भी छोड़ देता है, तो पत्तियों में छोड़ देता है, पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं। अच्छा, कुछ जड़ों के माध्यम से मृदा में यानी ज़मीन में छोड़ देता है। तो ये चीज़ें रहती हैं, इनको आपको बस लिखना है। देखो बहुत ज़्यादा आपको रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है। बहुत ईजी वे में अगर समझोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। जितना देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वही आंसर भी था बेटा, और बाकी आपको नोट्स में आंसर दे रखा है। मूत्र बनने की नियम, मात्रा का नियम बेटा एडीएच हार्मोन लिख देना, वैसोप्रेशन और एडीएच हार्मोन के द्वारा मूत्र बनने की मात्रा का नियमन होता है, काफ़ी है। अब है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो हैं उनको देख लो। तो पहला प्रश्न बेटा ये आपके एंड हो चुके हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव है बेटा, उम्मीद करता हूँ आप इस ऑब्जेक्ट को कर पाओगे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, पोषण से संबंधित है, पहला ऑप्शन है। पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है, परिवहन से। वृक्क किससे है? उत्सर्जन से। तो पहले का जो आंसर सही है वो कौन सा है? सी, यानी उत्सर्जन है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम मतलब जल, तो दूसरे का जल कहाँ है? देखो फटाफट, पहला ही है ए, जल का वहन करता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो भैया स्वपोषी पोषण के लिए तो सारी चीज चाहिए, तो ये उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन है बेटा। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, कौन देता है जल तथा ऊर्जा? कार्बन डाइऑक्साइड, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर है बेटा 4th का बी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है या कहाँ होता है? बेटा वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। और अगर वसा के पाचन की हम बात करें तो वसा को कौन पचाता है? लाइफेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को पचाता है। अच्छा, होता क्या है, जैसे भोजन क्या आता है ना, अमाशय से छोटी आंत में आता है, तो वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। उसको क्षारीय बनाने के लिए यकृत से क्या आता है? पित्तरस आता है, ठीक है। वो वसा, वो क्षारीय भी बनाता है और वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, जिससे लाइफेज क्या है उसको आसानी से पचा पाता है, यानी ग्लिसरॉल में बदल पाता है, ठीक है। वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदलता है, और छोटी जो आंत है उसकी आंतरिक भित्ति से भी
रस जो स्रावित होता है उसमें लाइपेज वगैरह होता है, ये क्या करता है ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में यहाँ पे बदल जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है वसा का पाचन लाइपेज अम्ल कर रहा है, छोटी आंत में होता है। ठीक, अग्न्याशय से रस मिलता है लाइपेज, ठीक है, और यकृत से क्या होता है, वो जो पित्तरस आता है वो क्या करता है वसा को छोटी छोटी गोलियों में बदल देता है और उसको क्षारीय बना देता है, किसको, भोजन को। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, बेटा बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था सारी चीज़ें ये। तो भोजन के पाचन में अगर ये प्रश्न था एक, तो आपको छठा मैंने आपको बताया, मैंने 5वां बताया था, और छठा प्रश्न जो है वो देखो, लार क्या है, लार में क्या होता है, टॉलिन और एमिलेस 2 एंजाइम होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये मुख के अंदर ही क्या करते हैं भोजन को शर्करा में बदल देते हैं और लसलसा भी बनाते हैं जिससे निकलने में आसानी होती है। इतना लिखोगे काफ़ी है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं भैया, तो आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं, देखो क्लोरोफुल होना चाहिए पत्तियों में, होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, ये सारी चीज़ें जो हैं, और जल उसको मिलना चाहिए, तो यही चीज़ें हैं। और क्या है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, वायवीय श्वसन वह श्वसन जो वायु की उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है 38 एटीपी, उधर 2 एटीपी मिलती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जीवों में जैसे हमारे अंदर भी होता है, और वो अवायवीय इष्ट में होता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुछ कूपिकाओं को किस प्रकार अविकल्पित किया गया, अभी बेटा बताया था ये ना, कूपिकाओं वाला गैसों का वो हो गया था उधर ही, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, ये आपका 8वां हो गया, और ये कूपिकाओं वाला 9वां है। 10वां हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन का काम क्या बेटा, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को ले जाता है ना सभी ऊतकों तक। अब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, हमें थकान महसूस होगी, एनर्जी कम होगी, ठीक है, और क्या होगा, बीमार पड़ेंगे। और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा, हम पीले भी दिखने लगेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से तो रक्त हमारा लाल दिखता है। जब वही रक्त लाल कम होगा तो पूरा ही शरीर पीला दिखेगा और एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, और उसमें बहुत ज़्यादा अगर कमी होती है तो डेथ भी हो जाती है। बड़ा यही आपका आंसर था, ये ध्यान रखना। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो वो आपके आंसर हैं, सेम आप लिखोगे फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना आप। अब बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो और 10th क्लास में हो, और इतना काफ़ी है 10th क्लास के लिए। बस ये कि थोड़ा तरीके से लिखो चीज़ों को, नंबर मिलते हैं। मनुष्य में दोहरा प्रसंचरण की व्याख्या की जाए, क्यों आवश्यक। देखो सबसे पहले दोहरा प्रसंचरण है क्या, अगर हम देखते हैं मनुष्य के हृदय की बात करते हैं, तो एक बार आता है रक्त, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। आता कहाँ से, पहले धमनियों के द्वारा, शिराओं के द्वारा आता है हृदय में, ठीक है, वहाँ से कहाँ भेज जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले ली जाती है और ऑक्सीजन फिर दे दिया जाता है, फिर कहाँ आता है, फिर हृदय में आता है, फिर भेजा जाता है पूरे शरीर में। तो ये पूरा अगर हम देखें एक चक्र अगर होने के लिए, मतलब आया शरीर से और शरीर में जाने के लिए उसको हृदय से 2 बार गुजरना पड़ा, और इसी को हम क्या कहते हैं, दोहरा प्रसंचरण। ये आवश्यक क्यों है, अभी मैंने आपको बताया था मनुष्य क्या है, समतापी प्राणी है, जीव जंतु स्तनधारी जो हैं। अगर जैसे ये नहीं होगा दोहरा प्रसंचरण, तो वो आपस में मिल जाएगा रक्त, और मिल जाएगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी, ऑक्सीजन उस मात्रा में नहीं रहेगा जितनी चाहिए होती है, तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा प्रॉपर, तो जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, जाइलम तथा फ्लोएम में वहन में अंतर, अभी बात ही की थी जाइलम फ्लोएम की, तो सेम आपका करना ही है, हो जाएगा। हुप्पस में कूपिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि, एक प्रश्न आपका 13 है और जाइलम वाला 12 है। मनुष्य में दोहरा प्रसंचरण 11, हीमोग्लोबिन वाला आपका 10 था, कोई दिक्कत नहीं है। दोहरा प्रसंचरण 11, 12 जाइलम फ्लोएम है, और 13 है अब बेटा आपका फुफ्फस एवं कूपिकाओं में तथा वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि। मतलब अंतर बताना है इसमें। तो कूपिकाएँ क्या हैं, ये कूपिकाएँ क्या होती हैं, फेफड़ों की यानी फुफ्फस की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई हैं, और वृक्काणु वृक्क की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई हैं। अब किस में क्या होता है, इसमें गैसों का विनिमय होता है, और उधर दूसरी तरफ हम क्या कहेंगे, वृक्काणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या किया जाता है, वृक्काणु में रक्त क्षमता है तो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, और सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे किस तरह से प्रश्न के आंसर दे रहे हैं। क्योंकि मैंने बेटा आपको चैप्टर पढ़ाया है, तो चैप्टर में ऐसी कोई चीज़ बचती नहीं है जो हम ना कराएं आपको, जो प्रश्नों में हो। बस ये प्रश्न इसीलिए मैंने आपको समझाएं कि किस प्रश्न का आंसर क्या है, कैसे आपको देना और लिखना है। ठीक, अगर जैसे नोट्सों में भी कुछ प्रश्न के आंसर हमने जैसे कुछ प्रश्नों को इंक्लूड नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने उन प्रश्नों के आंसर उसमें बीच में दे रखे हैं और सीधे सीधे उस पर प्रश्न बन रहा है, तो अलग से करने की उसको कोई ज़रूरत
नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा बचा भी किया है नोट्स, ज़्यादा बड़े ना हो, आपको लेंथी ना लगे, इसलिए वहाँ पे ये चीज़ें की हैं। अच्छा, बार बार मैं नोट्स कह रहा हूँ तो बच्चों को लग रहा होगा कि नोट्स मिलेंगे कहाँ से। बेटा डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, नोट्स लिखा हुआ वहीं पे लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप उसको स्क्रॉल कीजिए तो आपको ऊपर कहीं ना कहीं उसमें नोट्स मिलेंगे ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो उसमें नोट्स मिल जाएंगे, पूरा में आप सर्च कर लो तो आपके 6 चैप्टर तक वहाँ पे नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक। और वीडियो का प्लेलिस्ट है तो वो भी देख लीजिए। और अब रिवाइज करते ही, रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो बार बार देखना है। और यूट्यूब पर ऑप्शन आता है बेटा, वहाँ पे क्या ना, सेटिंग में अगर आप देखोगे नीचे जो वीडियो चल रहा होता है आपका, यहीं पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कहीं कहीं यहाँ भी होगा, ठीक है। तो मोबाइल में शायद यहाँ आता है, लैपटॉप में नीचे आता है, तो वहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो वहाँ पे स्पीड का ऑप्शन आता है, तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा और रिवाइज भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, स्पीड बढ़ा के आप रिवाइज में ही देखिए, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आराम से देखिए, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ सकें, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना एंड हो गया। और ये चैप्टर बेटा बहुत अच्छा चैप्टर है यूपी बोर्ड के लिए। तो मैं अगर कहूँ तो ये 8 से 10 नंबर तक आता है हमारा, 8 से 10 नंबर में हमारा बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछा गया है। मैंने कई सारे सेटों को देखा है, तो उनमें जो पेपर्स हैं उनमें यही रहा है। बाकी बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी अच्छे नंबर का ये आता है, तो आप रिवीजन करते रहिए। जहाँ जहाँ एनसीईआरटी चलती है वहाँ वहाँ ये भाई चैप्टर काफ़ी काम आपको आने वाला, और सारी चीज़ें हमने कवर किया 10th के लेवल से, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।